ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद बात करेंगे उत्प्रेरक। परिभाषा, इसके उदाहरण। अपचयन अभिक्रिया परिभाषा, इसके उदाहरण। तीव्र अभिक्रिया परिभाषा, इसके उदाहरण। मंद अभिक्रिया परिभाषा, उदाहरण। रिडॉक्स अभिक्रिया परिभाषा, उदाहरण। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया परिभाषा, उदाहरण। इसके बाद उत्प्रेरक की परिभाषा, उत्प्रेरक के गुण और फिर होंगे उत्प्रेरक के प्रकार। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का योग होगा, उसको बोलेंगे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 जुड़ गई कार्बन के साथ ऑक्सीजन, CO2 बन गई। C+O2 बराबर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, जुड़ गई। S+O2 SO2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन बराबर सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सब में ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया परिभाषा। इसके बाद में अगली जो परिभाषा आएगी अपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन प्लस ये ऑक्सीजन अलग होगी, पहले ऑक्सीजन कार्बन के साथ, इसके बाद में ऑक्सीजन अलग होगी। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। SO2 है, S+O2 अलग हो गई, जिसमें अलग हो जाती है ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक दूसरे की उल्टी होती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन अभिक्रिया भी ऑक्सीजन अलग होती है। इतनी परिभाषा याद रखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो दोनों ही रिएक्शन, एक में ऑक्सीजन जुड़ती है, एक में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीजन अलग होती है। ये तो इनकी परिभाषा हो गई। अब होती है तीव्र अभिक्रिया। वह रासायनिक नाम तीव्र अभिक्रिया है, यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो तेज गति से चलकर पूर्ण होती है, तीव्र गति से चलकर पूर्ण होती है,
यह क्रिया कारक से क्रिया फल बनाने में बहुत कम समय लगता है, बहुत तेज गति से क्रिया कारक क्रिया करके क्रिया फलों में बदल जाते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा अपन लगाएंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से चलकर पूर्ण होती है, तीव्र गति से चलकर तेज गति से चलकर पूर्ण होगी, यह क्रिया कारक से क्रिया फल बनाने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत तेज गति से क्रिया कारक क्रिया करके क्रिया फलों में बदल जाएंगे। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से चलकर पूर्ण होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ईंधन जब जलता है, लकड़ी जलती है, गोबर जलता है, कार्बन जलता है, कोई भी ईंधन जलता है वो अभिक्रिया होती है तीव्र अभिक्रिया, क्योंकि वो तेज गति से चलकर पूर्ण हो जाती है। ईंधन को भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पोतुमी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने वाली जो क्रिया होती है पोतुमी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो भी तीव्र अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें भी क्रिया कारक है वो तीव्र गति से क्रिया करके क्रिया फल या जो उत्पाद बनता है पोतुम का कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में बनता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ईंधन का जलना और पोतुमी प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं वो तीव्र अभिक्रिया होती है। उदाहरण अगर अपन लगाएंगे इसका तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, एक तो स्पीड्स का ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं, वो तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, बहुत तेज गति से चलकर यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। एक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। AgCl प्लस HNO3 तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, ये क्रिया भी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो उदाहरण याद रखिए अपन ईंधन का जलना और पोतुमी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों की दोनों तीव्र अभिक्रिया उदाहरण है। और समीकरण के रूप में अपन लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर सोडियम क्लोराइड और जल, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों तीव्र अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक क्रिया जो तेज गति से चलकर पूर्ण होती है तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसकी जो उल्टी होगी मंद अभिक्रिया, नाम ही मंद अभिक्रिया है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक से क्रिया फल बनने में काफी लंबा समय लगता है। यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक क्रिया करके क्रिया फल बनाते हैं तो लंबा समय लगता है। या फिर हम बता देंगे कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से चलकर पूर्ण होती है मंद अभिक्रिया कहलाते हैं। धीरे धीरे चलकर के पूर्ण होती है, मंद गति से चलकर पूर्ण होती है, उसके इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में काफी लंबा समय लग जाता है, इसको बोलते हैं मंद अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से चलकर पूर्ण होती है मंद अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है वो धीरे होती है, नहीं कि लोहे को रख दिया और 2-4 मिनट में 2-4 घंटों में इसके ऊपर जंग आ जाएगा। लोहे पर जंग लगने में काफी लंबा समय लगता है, तो ये मंद अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से चलकर पूर्ण होती है मंद अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात आती है रिडॉक्स अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण
ऑक्सीजन का जुड़ना और अचयन ऑक्सीजन का अलग होना, जुड़ती भी है अलग भी होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया। वो आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में है तो ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग भी इससे तो अलग हो गई, इसके साथ जुड़ गई, यानी Z जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट बराबर ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर ये आपकी ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ में है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ में ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो गई Z के साथ जुड़ गई है, इससे तो अलग हो गई और Z के साथ ये जुड़ गई। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों विक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, कौन सी विक्रिया कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऑक्सीजन जुड़ भी जाती है, ऑक्सीजन में अलग भी हो जाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं, कौन सी विक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में जो आगे अभिक्रिया आएगी वो हो गया आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, यानी क्रिया कारक से क्रिया फल बन जाएंगे, क्रिया फल बन जाएंगे, क्रिया कारक से क्रिया फल बन जाएंगे, क्रिया फल है वो वापस क्रिया कारक में बदल जाएगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती है, जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण होती है, क्रिया कारक से क्रिया फल बन जाता है, क्रिया फल से वापस क्रिया कारक बन जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। N2 प्लस O2, ये 2NO और ये वापस इसमें बदल जाएगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये N2 प्लस O2 NO बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, ये वापस इसमें बदल जाएगा, एक इसका उदाहरण हो जाएगा N2 नाइट्रोजन प्लस H2, ये भी इसी का उदाहरण है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ये दो उदाहरण का लगाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बन जाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनेगा, अमोनिया से वापस ये बन जाएगा। तो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण होगी वो होगी आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद ही बात आती है उत्प्रेरकी। उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है? उत्प्रेरक होते हैं इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को न तो प्रारंभ करते हैं, न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, न किसी रासायनिक अभिक्रिया का अंत करते हैं, यानी शुरू भी नहीं करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को और रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त भी नहीं करते हैं, न तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और नई रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त करते हैं तथा खुद उसमें भाग भी नहीं लेते हैं। इस तरह पदार्थ न शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, न रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त करेंगे, न खुद भाग लेंगे, क्या करेंगे? लेकिन फिर भी अभिक्रिया के वेग में, सिर्फ अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करेंगे। अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन, जो अभिक्रिया धीरे चल रही है, मंद गति से चल रही है, उसको तीव्र गति से चला सकते हैं, जो अभिक्रिया तीव्र गति से चल रही है उसको वो मंद कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी भी, यानी वे रासायनिक पदार्थ जो न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और न ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त करते हैं, न उसमें खुद भाग लेते हैं,
लेकिन फिर भी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि इस प्रकार के पदार्थ, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक विक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, किसी भी रासायनिक विक्रिया को समाप्त नहीं करते हैं, स्वयं उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। उदाहरण निकिल, निकिल उत्प्रेरक होता है, निकिल ये काम आएगा आगे, निकिल होता है उत्प्रेरक होता है, निकिल हो गया, फेरस मोलिब्डेनम हो गया, FeMO फेरस मोलिब्डेनम, फेरस मोलिब्डेनम होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है V2O5, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं उत्प्रेरक होते हैं। निकिल उत्प्रेरक है, फेरस मोलिब्डेनम है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो ये उत्प्रेरक उदाहरण लगा देंगे। तो इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक विक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, किसी भी रासायनिक विक्रिया का अंत नहीं करते, समाप्त नहीं करते हैं, न खुद इसमें भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी विक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लगा निकिल का, फेरस मोलिब्डेनम का और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। अब इनकी विशेषता क्या होती है उत्प्रेरकों की, क्या गुण होते हैं उत्प्रेरकों में, उत्प्रेरकों की क्या क्या विशेषता होती है, परिभाषा में से अपन विशेषता निकालेंगे। परिभाषा में से क्या निकालेंगे कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये तो इसकी पहली विशेषता हुई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं करेंगे, प्रारंभ नहीं करेंगे। दूसरी जो इनकी विशेषता होगी, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त नहीं करते, क्योंकि परिभाषा में यही है, न शुरू करते न समाप्त करते। तो पहली विशेषता होगी उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। दूसरी जो विशेषता होगी ये होगी कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समाप्त नहीं करते हैं। तीसरी जो विशेषता होगी, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और चौथी जो इनकी विशेषता होगी वो होगी उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक विक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, धीरे चलती है उसको तेज कर देते हैं, तेज चलती है उसको धीरे कर देते हैं। और नंबर 5, ये विशेष प्रकार के इनकी क्रियाविधि विशिष्ट प्रकार की होती है, क्रियाविधि विशिष्ट प्रकार की होती है। क्यों होती है विशिष्ट प्रकार की, क्योंकि न रासायनिक विक्रिया को प्रारंभ करते हैं, न रासायनिक विक्रिया को समाप्त करते हैं, न रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए इनकी क्रियाविधि विशिष्ट प्रकार की होती है। तो ये 5 विशेषताएं होती है उत्प्रेरकों की। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक विक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक विक्रिया को समाप्त नहीं करते, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक रासायनिक विक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, और इनकी क्रियाविधियां विशिष्ट प्रकार की होती है। ये इनकी विशेषता हो गई। अब इनके प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार होंगे। अपन बात करेंगे पहले क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। क्रिया के आधार पर होगा, अवस्था के आधार पर होगा, ये तो क्रिया के आधार पर है। दूसरा होगा आपकी अवस्था के आधार पर, और तीसरा होगा आपकी क्रियाशीलता के आधार पर। 3 प्रकार बताएंगे उत्प्रेरकों के। पहला क्रिया के आधार पर, दूसरा होगा अवस्था के आधार पर, और तीसरा होगा कि क्रियाशीलता के आधार पर। अपन पहले बात करिए क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितनी प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2 होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। तीसरा होगा सम उत्प्रेरक,
और चौथा होगा जैव प्रेरक। जैव प्रेरक तो धनात्मक प्रेरक, ऋणात्मक प्रेरक, संप्रेरक और जैव प्रेरक। क्रिया के ऊपर लिखिए क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, सव और जैव। आगे अवस्था के आधार पर होगा। अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। फिर क्रियाशीलता का आधार होता है, क्रियाशीलता का आधार पर 2 प्रकार के उत्प्रेरक, प्रवर्धक, उत्प्रेरक, विष। इसकी बात अपन आगे करेंगे। पहले करेंगे क्रिया के आधार पर 4 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक, सव और जैव। अब धनात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं, संप्रेरक कौन से होते हैं, जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा लगाएंगे कि वे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक गलती के उत्प्रेरक दोनों प्रकार का करते हैं। अब विक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। तो कुछ उत्प्रेरक हैं वो विक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, कुछ उत्प्रेरक वो विक्रिया के वेग को घटाएंगे। तो धनात्मक उत्प्रेरक इस प्रकार के होते हैं, वे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब विक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों को धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। और इस प्रकार के उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक विक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक, क्योंकि अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। कुछ उत्प्रेरक बढ़ाएंगे, कुछ उत्प्रेरक घटाएंगे। तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक, और जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं उनको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो वे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। संप्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के उत्प्रेरक करेगा, ऊपर से वो काम नहीं करेगा, रासायनिक विक्रिया चलेगी और उस अभिक्रिया में कुछ इस प्रकार के पदार्थ बनेंगे जो उसके वेग में परिवर्तन कर देंगे, या तो उसको बढ़ाएंगे या उसको घटाएंगे। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक विक्रिया में बना उत्पाद ही, किसी रासायनिक विक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसको बोलते हैं सव उत्प्रेरक। अभिक्रिया चलती है, अभिक्रिया के बीच में इस प्रकार का पदार्थ बन गया जो उस अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देगा, इस प्रकार के उत्प्रेरक को सव उत्प्रेरक कहा जाता है। किसी रासायनिक विक्रिया में बना उत्पाद ही विक्रिया के लिए अगर उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको सव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक तो जैव रासायनिक विक्रियाओं के वेग में परिवर्तन करता है, जैव उत्प्रेरक कहलाता है। जब आहार नाल का वर्णन करेंगे अपन तो वहां पर पाचन तंत्र का वर्णन, वहां पर कुछ जैव उत्प्रेरक मिलेंगे और हर जैव उत्प्रेरक वाले लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, इस प्रकार के जो जैव उत्प्रेरक होंगे उनका क्या काम होगा, पाचन तंत्र के अंदर इसका वर्णन आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक विक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, तो जैव रासायनिक विक्रियाएं होती हैं, उन विक्रियाओं के वेग में जो परिवर्तन करते हैं उनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। तो अभिवेग उत्प्रेरक जो रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक, अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं ऋणात्मक। और किसी रासायनिक विक्रिया में बना उत्पाद ही अगर विक्रिया के उत्प्रेरक का कार्य करता है तो संप्रेरक। और जैव रासायनिक विक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है।